हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एनसीएल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ओवरमैन का, उसको लेकर मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसका 2 पार्ट आएगा, ये आपका पहला पार्ट है। हालांकि इससे पीछे बार में जो आपका मानिक सरदार का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो आपका 3 पार्ट हो गया था, ज़्यादा लंबा हो गया था। आज मैं इसको मैं 2 ही पार्ट में कंप्लीट करूँगा। पहला पार्ट आज आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ रूफ इन केस ऑफ फ्लैट रूफ रेस्ट शेल्टर। मतलब ऐसा रेस्ट शेल्टर जिसका रूफ फ्लैट हो। जो रेस्ट शेल्टर हमारे बनता है माइंस में, तो वो आपका किस टाइप का बनता है वो देख लीजिए। एक तो जिसका रूफ आपका फ्लैट हो, ये एक रेस्ट शेल्टर हो गया, जिसमें बैठने की व्यवस्था होता है, इधर होता है आपका, इधर होता है और उसका अंदर के होता है, मतलब 3 ओर से बैठने का व्यवस्था होता है। किसमें? रेस्ट शेल्टर में। ये आप समझ गए। ये कौन सा रूफ है आपका? ये फ्लैट रूफ है। एक क्या होता है, एक स्लोप वाला रूफ होता है और इस टाइप का शेल्टर होता है। और इधर आपका बैठने का, उधर है आपका, फिर इधर है और इधर है, तीनों तरफ से बैठने का व्यवस्था होता है। तो ये आप जान गए। तो एक आप हो गया फ्लैट रूफ, एक हो गया आपका स्लोप वाला रूफ। तो यदि फ्लैट वाला रूफ का आपका रेस्ट शेल्टर रहे तो इसका हाइट कितना होना चाहिए? तो मिनिमम जो इसका हाइट होता है ना, ये आपका 2.5 मीटर से कम होना नहीं चाहिए, ये हाइट। ये फ्लैट रूफ का कंडीशन में। लेकिन यदि कॉनिकल रहेगा या फिर स्लोप वाला रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्लोप वाला यदि रूफ रहे तो जो उसका हाईएस्ट, जो सबसे ऊपर का जो सिरा है और सबसे नीचे है, इसका बीच का कम से कम 2.5 मीटर ये होना चाहिए। 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और जो सबसे निचला सिरा है छत का, जो सबसे निचला सिरा है, ये वाला सबसे निचला सिरा यहीं तक रहता है, हालांकि ऐसा इस टाइप का रहता है। सबसे निचला सिरा और इसका यहाँ पर ये, इसका बीच का दूरी आपका 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये हो गया स्लोप वाला रूफ, ये हो गया फ्लैट वाला रूफ। तो इसमें क्या पूछा है? इन केस ऑफ फ्लैट रूफ लिख दिया है, इन केस ऑफ फ्लैट रूफ। उस कंडीशन में आपका जो छत का हाइट कितना होना चाहिए? मिनिमम हाइट आपको कम से कम 2.5 मीटर होना ही चाहिए। अब आपको यहाँ पर देखना है कि 2.5 मीटर कहाँ लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ए। इस प्रकार आप टिक आउट करके आ गए। नॉट लेस देन 1.8 मीटर किस में होता है? आपको बताया तो स्लोप रूफ में जो आपका सबसे लोअर पार्ट होता है ना, वो लोअर पार्ट का जो हाइट होता है वो कम से कम 1.8 मीटर होना चाहिए। यहाँ तक आप समझ गए। मतलब ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। और एक चीज़ समझिएगा, शेल्टर में बोला जाता है कि इल्यूमिनेशन कितना होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। इल्यूमिनेशन यदि आपका पूछा जाए तो आप 30H इसका इल्यूमिनेशन होना चाहिए उसमें। ये आप समझ गए। ये दोनों के बारे में हम लोग आपके साथ डिस्कस कर लिए। आगे आते हैं और इसका एक साइज के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। 14 मीटर स्क्वायर से इसका जो फ्लोर एरिया है 14 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। फ्लोर एरिया याद रखिएगा, इसका जो फ्लोर एरिया है वो आपका 14 मीटर स्क्वायर से आपका कम नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस इज टू बी फिटेड इन। मतलब क्या है कि प्रॉक्सिमिटी जो वार्निंग डिवाइस होता है वो किसमें फिट किया जाता है? एडिशनल सेफ्टी फीचर्स के तौर पे जो प्रॉक्सिमिटी जो सेंसिंग डिवाइस है वो आपका जनरली ओपन कास्ट माइंस में, आपका डंपर या टीपर में इसको फिट किया जाता है। क्यों? ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर है। इसमें क्या होता है कि आपका कोई गाड़ी आपको या कोई टीपर या डंपर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में यदि चल रहा है, मान के चलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, यदि वो डिवाइस आपका यदि फॉरवर्ड कंडीशन में लगाया गया है, आगे की तरफ लगाया गया है, या फिर आपका बैकवर्ड पोजीशन में लगाया गया है, जैसे कि बैकवर्ड में आपका एवीए लगा रहता है ना, उसी प्रकार यदि आपका प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस यदि आपका बैकवर्ड में लगाया गया है या साइड में लगाया गया है, जहाँ भी लगाए तो उसका एक फिक्स डिस्टेंस होता है कि 6 मीटर के अंदर में यदि कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई इंसान आ जाए, तो क्या हो जाता है कि ब्लिंक करके या आवाज़ देकर ऑपरेटर को सूचित करता है कि आपके अगल बगल में कोई चीज़ आपका आ रहा है, तो आप सचेत हो जाए, चाहे इंसान हो या फिर कोई चीज़ हो। ये समझ गया। लेकिन जनरली जो आपका डंपर में रहता है वो आपको आगे फिट किया जाता है कि बाय द केस यदि किसी के कारणवश यदि वो किसी आदमी को, आगे तरफ आदमी है उसको नहीं देख पा रहा है, ये देखने भूल हो गया होगा, इधर उधर उसका नज़र हो गया होगा, तो क्या होता है यदि 6 मीटर या 7 मीटर या 9 मीटर जिस टाइप को उसको बनाया जाता है, जिस उस डिवाइस को जितना उसको डिस्टेंस का रेंज का डिमांड रहता है, उसके यदि अंदर में आ गया, मान के चलिए 9 मीटर, तो 9 मीटर के रेंज में यदि वो कोई इंसान आ गया, मान के चलिए कोई इंसान आ गया, तो क्या होता है कि वो जो डिवाइस है वो एक्टिव हो जाता है और आवाज़ करके जो ऑपरेटर होता है उसको सूचित करता है कि आपके आगे में कोई आदमी है, इसलिए आप सचेत हो जाए। ये आपका एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स है, किसमें? डंपर या टीपर में। ये आपका हो गया। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्लैशबैक अरेस्टर शुड बी प्रोवाइडेड इन। फ्लैशबैक जो अरेस्टर होता है वो किसमें प्रोवाइड किया जाता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, गैस वेल्डिंग या कटिंग सेट में आपका फ्लैशबैक अरेस्टर का यूज़ किया जाता है। गैस वेल्डिंग में, तो गैस वेल्डिंग में आपको क्वेश्चन आता है बहुत बार, हालांकि अभी पूछा नहीं है लेकिन हो सकता है आ सके। तो जो गैस वेल्डिंग होता है ना, तो गैस वेल्डिंग में किसका यूज़ किया जाता है? तो आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन,
ऑक्सीजन और एसिटिलीन का क्या होता है, मिक्सचर होता है, याद रखिएगा गैस वेल्डिंग में। इसमें क्या होता है, एक जो कंटेनर में ना आपका ऑक्सीजन होता है और दूसरा कंटेनर में आपका एसिटिलीन होता है। ऑक्सीजन जिस कंटेनर से निकलता है ना उसका पाइप का प्रेशर आपका हाई प्रेशर होता है, याद रखिए प्रेशर बहुत हाई होता है, और जिससे एसिटिलीन निकलता है उसका प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर होता है। फिर दोनों जाकर एक चैम्बर पे मिलता है और फिर गैस वेल्डिंग होता है। ये आप समझ गए। इसको प्रोवाइड कहाँ किया जाता है कि बाई द केस, यदि बाई द वे, यदि यहाँ से आपका हाई प्रेशर में निकल रहा है और यदि आपका पाइपलाइन चोक हो गया हो, किसी कारणवश चोक हो गया है या जाम हो गया हो, तो क्या हो जाएगा, ये जितना प्रेशर से जाएगा उतना प्रेशर से रिटर्न आएगा, तो इधर तक तो जगह मिलेगा नहीं। तब क्या होता है कि जैसे ये प्रेशर से गया तो ये इस रास्ते से ना होकर ये आपका एसिटिलीन का चैम्बर में जाने लगता है। जब एसिटिलीन के चैम्बर में जाएगा तो भयानक विस्फोट हो जाएगा, इसके कारण बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाएगा। यही कारण है इसमें जो आपका जो रिवर्स जो जाता है लो प्रेशर की और हाई प्रेशर की ओर, तो आपका रिटर्न आएगा नहीं, क्योंकि हाई प्रेशर से जा रहा है फिर उसी हाई प्रेशर में पीछे नहीं आएगा। तो क्या होता है, जिधर लो प्रेशर मिलता है उधर चला जाता है गैस, जब लो प्रेशर में उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। उस एक्सप्लोजन से बचने के लिए फ्लैश बैक अरेस्टर का यूज़ किया जाता है। जैसे ही आपका वो रिटर्निंग जाता है तो इसमें एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, आप देखिए गूगल करके फ्लैश बैक अरेस्टर, आपका जो बाइक क्विक में आप यदि कभी हम लोग जो इंजन को स्टार्ट करते हैं तो एक चोक टाइप का होता है यूज़, देखिए उसको खोलिएगा, जस्ट उस टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है, मैं बता नहीं रहा कि बाइक में वो लगता है, तो उस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही वो प्रेशर से आपका रिटर्निंग जब आता है, यहाँ पर ऐसा अरेंजमेंट होता है कि ये पूरा बंद कर देता है, और जो आपका गैस जो बहुत स्पीड से आता है उसको पूरी तरह रोक देता है और आपका आग लगने से बच जाता है। याद रखिएगा किसमें यूज होता है, गैस वेल्डिंग या कटिंग सेट में, याद रखिएगा। इसका गैस वेल्डिंग क्या क्या रहता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिक्सचर रहता है। एक से ऑक्सीजन से आपका हाई प्रेशर में गैस निकलता है, एसिटिलीन से आपका लो प्रेशर से निकलता है। जैसे ही आपका किसी कारण से पाइपलाइन आपका चोक हो जाता है तो वो क्या होता है, लो प्रेशर के जाने लगता है, कौन, ऑक्सीजन, जिसके कारण एक्सप्लोजन हो सकता है। इस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया जाता है, फ्लैश बैक अरेस्टर का यूज़ किया जाता है। आगे आता है अगला क्वेश्चन में, वोल्टेज लिमिट शैल नॉट एक्सीड फॉर जनरल लाइटिंग इन ओपन कास्ट माइंस। ओपन कास्ट माइंस में लाइटिंग के लिए आपका जो वोल्टेज लिमिट जो मैक्सिमम है वो कितना है, तो आपका ओपन कास्ट माइंस के लिए ना आपका 250 वोल्ट है। किसमें, आपका ओपन कास्ट माइंस के लिए, लाइटिंग के लिए, किसके लिए, आपका लाइटिंग के लिए। ये आप समझ गए, ये क्या है, आपका मैक्सिमम वोल्टेज लिमिट है, याद रखिए मिनिमम नहीं, ये आपका मैक्सिमम वोल्टेज लिमिट है। ये तो आपका ओपन कास्ट का हो गया। और जो आपका 125 वोल्ट है ना, ये आपका अंडरग्राउंड का है। अंडरग्राउंड का क्या है, ये लाइटिंग का, कि आप कोई लाइट वगैरह जलाएंगे तो उसका जो वोल्टेज का मैक्सिमम लिमिट है वो आपका 125 वोल्ट है, याद रखिएगा मैक्सिमम लिमिट है, ये मिनिमम मत समझिएगा, मैक्सिमम लिमिट, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ आप समझ गए। 650 वोल्ट जो मैक्सिमम लिमिट है ना, इसमें क्या होता है कि जिसमें आप वोल्ट टाइप कंडक्टर का यूज़ कर रहे हैं, बोल्ट टाइप जब कनेक्शन करते हैं तो बोल्ट से आप यदि कनेक्शन करते हैं तो बोल्ट टाइप यदि कंडक्टर का यूज कर रहे हैं तो आपका 650 वोल्ट आपका मैक्सिमम लिमिट है, ये आप समझ गए। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, वर्कमैन इंस्पेक्टर इज डेजिग्नेटेड बाय। वर्कमैन इंस्पेक्टर को कौन डेजिग्नेट करता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वर्कमैन इंस्पेक्टर का एक कंप्लीट वीडियो आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा लिंक, आप देख सकते हैं कंप्लीट। आप उसके साथ क्वेश्चन भी डिस्कशन है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ कि वर्कमैन इंस्पेक्टर क्या है, कितने आदमी पे इसको नियुक्त किया जाता है, कौन करता है। हालांकि इसमें क्वेश्चन पूछा है कौन डेजिग्नेट करता है, तो डेजिग्नेट करता है ऑनर एजेंट या मैनेजर, ऑनर एजेंट या मैनेजर, ट्रेड यूनियन के सलाह से। वही लिखा हुआ है, इन कंसल्टेंसी विद द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इन द माइन। जो आपका ट्रेड यूनियन आपका जो रजिस्टर्ड है माइन में, उसके सलाह से डेजिग्नेट करता है कौन, ऑनर एजेंट या मैनेजर। आपको देखना है ऑनर एजेंट या मैनेजर कहाँ लिखा, डीजीएमएस होगा नहीं, यहाँ पर सिर्फ मैनेजर लिखा होगा नहीं, ऑनर और एजेंट लिखा हुआ, जबकि मैनेजर यहाँ पर है नहीं, तो आपको होगा नहीं, तो ऑनर एजेंट या मैनेजर, ये आपका परफेक्ट आंसर आपका डी हो गया, ये समझ गए। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे, मैक्सिमम एक्सपोजर लिमिट ऑफ डस्ट प्रिस्क्राइब्ड फॉर 8 आवर्स वेटेड एवरेज इन माइन। मतलब 8 घंटे का वेटेड शिफ्ट में आपका मैक्सिमम एक्सपोजर लिमिट डस्ट का कितना होता है। देखिए जो डस्ट होता है ना, आपका 3 प्रकार का डस्ट होता है। एक आपका होता है एयरबोर्न डस्ट, एक होता है इनहेलेबल डस्ट, एक होता है रेस्पिरेबल डस्ट। एयरबोर्न डस्ट मतलब क्या होता है, जो आपका डस्ट आपका हवा में सस्पेंडेड है, दैट इज कॉल्ड एयरबोर्न डस्ट, ये आप समझ गए। रेस्पिरेबल डस्ट क्या होता है और इनहेलेबल डस्ट क्या होता है। इनहेलेबल डस्ट क्या होता है कि जिसको हम लोग इनहेल कर लिए, दैट इज कॉल्ड इनहेलेबल डस्ट। फिर से लो इसको यार, मोबाइल दो मेरा। रेस्पिरेबल और इनहेलेबल दोनों में कंफ्यूज हो गए। तो रेस्पिरेबल डस्ट जो आता है, जो लंग्स तक पहुंच पाता है, उसी डस्ट को हम रेस्पिरेबल डस्ट बोलते हैं। चलो फिर से लेना।
अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे, मैक्सिमम एक्सपोजर लिमिट ऑफ डस्ट प्रिस्क्राइब्ड फॉर 8 आवर्स वेटेड एवरेज इन माइन। मतलब आपका जो मैक्सिमम एक्सपोजर लिमिट है आपका डस्ट का, ये सेम टू सेम क्वेश्चन जो आपका एग्जाम पेपर में आया ना उसी को मैं छाप दिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया हूँ, चाहे वो गलत हो या सही हो। मतलब यदि कुछ थोड़ा बहुत यदि गलत है तो उसमें थोड़ा चेंजिंग किए, बाकी हूबहू छाप दिए कि आपको किसी प्रकार का ये चीज़ का इशू नहीं है कि अपने से हम क्वेश्चन बना के दिए। तो क्या हो गया, मैक्सिमम एक्सपोजर लिमिट ऑफ डस्ट कितना होता है 8 घंटे के वेटेड शिफ्ट में। तो होता है क्या, देखिए आपका डस्ट 3 प्रकार का होता है। क्या क्या डस्ट होता है आपका, एक होता है एयरबोर्न डस्ट, एक क्या होता है आपका इनहेलेबल डस्ट, अगला क्या होता है रेस्पिरेबल डस्ट। आपका जो एयरबोर्न डस्ट क्या होता है, एयरबोर्न डस्ट क्या होता है कि यदि हवा में यदि डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड है तो वो दैट इज कॉल्ड, जो डस्ट आपका हवा में सस्पेंडेड है दैट इज कॉल्ड आपका एयरबोर्न डस्ट। एक होता है आपका इनहेलेबल, एक होता है रेस्पिरेबल। इनहेलेबल क्या है, जिसको हम लोग इनहेल करते हैं, जो एयरबोर्न डस्ट जो आपका जो डस्ट आपका हवा में है उसको हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं अपने अंदर लिए, दैट इज कॉल्ड आपका इनहेलेबल डस्ट। लेकिन जितने भी हम लोग डस्ट को इनहेल कर रहे हैं वो सारा डस्ट आपका हमारे फेफड़े तक पहुंच जाए ये संभव नहीं है, उसका कुछ परसेंटेज ही पहुंचता है, ये आप समझ गए। जो हमारे फेफड़े तक पहुंच जाए दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेबल डस्ट। तो रेस्पिरेबल डस्ट साइज के सर कितना आपका डस्ट का साइज होगा कि वो रेस्पिरेबल डस्ट हो जाएगा, उसका जो साइज होता है ना वो आपका यदि 5 माइक्रोन से यदि कम हो जाए, 5 माइक्रोन से यदि आपका कम पड़ जाए क्या वो डस्ट, तो दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेबल डस्ट। ये आप समझ गए। तो इसमें पूछा गया है कि आपका जो मैक्सिमम एक्सपोजर लिमिट डस्ट का है कितना है, तो आपका 5 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। ये आप समझ गए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर शुड बी शोन इन वाटर डेंजर प्लान। मतलब वाटर डेंजर प्लान में क्या क्या चीज़ दिखाई जाती है। देखिए वाटर डेंजर प्लान में ये चीज़ आपको जो चीज़ भी देख रहे हैं इस स्लाइड पे, चाहे वो आपका नदी हो, नाला हो, पानी का बहाव हो या पानी का कोई जमा हो, तो जनरल तो ये सारा चीज़ पानी है तो वाटर डेंजर प्लान में दिखाई जाएगा। अगला चीज़ सतह का कंटूर लाइन, एकदम कंटूर लाइन, सरफेस कंटूर लाइन को दिखाना ही दिखाना है। सरफेस कंटूर लाइन से क्या पता चलता है कि आपका जो सरफेस है वो पूरा प्लेन है या फिर इंक्लाइंड है, और यदि इंक्लाइंड है तो किधर इंक्लाइंड है वो आपको किससे पता चलता है, आपको सरफेस कंटूर लाइन से। वो डाइक्स के बारे में बताता है, फॉल्ट्स, शॉर्टेज एंड जियोलॉजी, ये सारा चीज़ आपको वाटर डेंजर प्लान में बताता है। और क्या रहता है आपका हाईएस्ट फ्लड लेवल, कि आपका जो बाढ़ का जो पानी वो मैक्सिमम किस लेवल तक पहुंचा था, ये सारा चीज़ आपका मेंशन रहता है वाटर डेंजर प्लान में, याद रखिएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। सेफ्टी मैनेजमेंट के तौर पे आपका जो वर्कर जो आपको पार्टिसिपेट करता है निम्नलिखित में से किसमें पार्टिसिपेट करता है वर्कर, तो आपको पता चलता है कि आपको क्या है कि सेफ्टी कमेटी में क्या होता है कि आपका एक तो होता है 5 आदमी आपका मैनेजमेंट के बिहाफ से, और 5 आदमी क्या होता है वर्कर के बिहाफ से। ये आप सेफ्टी कमेटी में पढ़े होंगे। सेफ्टी कमेटी का भी एक कंप्लीट वीडियो है कि सेफ्टी कमेटी क्या है, सेफ्टी कमेटी को कौन कंस्टिट्यूट करता है, कौन कौन से मेंबर होते हैं, टेन्योर क्या होता है, कब कब मीटिंग होता है, ये सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सेफ्टी कमेटी का लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। ये आप समझ गए। सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, सेक्रेटरी कौन होता है, मैनेजमेंट के बिहाफ में 5 आदमी होते हैं, वर्कर के बिहाफ में 5 आदमी होते हैं, उसमें WI भी होते हैं, ये सारा चीज़ उसमें चर्चा है। तो जो आपका जो वर्कर हो जो पार्टिसिपेट करता है ना, वो आपका माइन का जो वर्कर है वो आपको 5 गो सेफ्टी कमेटी में पार्टिसिपेट करता है। किसके रिगार्डिंग, आपको सेफ्टी के रिगार्डिंग। तो वही बता रहा है कि सेफ्टी मैनेजमेंट के तौर पे आपका कौन सा इसमें चारों सही है जिसमें से वर्कर पार्टिसिपेट करता है। तो किसमें पार्टिसिपेट करता है, सेफ्टी कमेटी में। ये आप समझ गए, बाई पार्टिएट, ट्राई पार्टिएट और अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सेफ्टी फीचर ऑफ बेल्ट कन्वेयर। तो बेल्ट कन्वेयर का कौन सा सेफ्टी फीचर नहीं है, तो आप देखते हैं इसमें लिमिट स्विच भी आपका बेल्ट कन्वेयर का सेफ्टी फीचर है, पुल कोड भी है। हम लोग को कहीं पर किसी भी कंडीशन में किसी भी समय, चाहे वो इमरजेंसी कंडीशन हो या फिर ऐसा कोई कंडीशन जिसमें हमको बेल्ट कन्वेयर को रोकना हो, उस कंडीशन में हम लोग पुल कोड को एक्टिव करते हैं और बेल्ट उसी समय रुक जाता है। होल्ड बैक भी आपका बेल्ट कन्वेयर का सेफ्टी फीचर है। वल्कनाइजिंग ये आपका सेफ्टी फीचर नहीं है, ये आपका प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, ये आपका नेचुरल जो रबर होता है जो हम लोग को नेचर से मिलता है, तो आपका नेचुरल रबर जो होता है ना, हम लोग नेचुरल रबर से डायरेक्ट, जैसे कि आपका टायर हो या फिर कन्वेयर हो या फिर जूता हो या फिर ऐसा कोई चीज़ जो हम लोग रबर से बनाते हैं, वो हम लोग डायरेक्ट नहीं बना सकते नेचुरल रबर से। उसमें क्या होता है कि हम लोग उसमें सल्फर मिलाते हैं, और सल्फर मिलाने के बाद हम लोग उसको यूज कर सकते हैं उस रबर को। तो नेचुरल रबर को और सल्फर को जो मिलाने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वल्कनाइजिंग। उस प्रोसेस का हम लोग बोलते हैं वल्कनाइजिंग। ये आप समझ गए, ये आपका सेफ्टी फीचर नहीं है।
आगे आते हैं, एज पर द CMR 2017 डेंजर जोन ऑफ द ब्लास्टिंग इन एन एरिया फॉलोइंग इन रेडियस ऑफ, जो इससे जो आपका माइनिंग सरदार का जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो ब्लास्टिंग का जो डेंजर जोन है वो आपका 500 मीटर है एज पर रेगुलेशन CMR 2017। क्या हो जाएगा 500 मीटर, मतलब 500 मीटर के अंदर वो आपको डेंजर जोन घोषित किया हुआ है कि 500 मीटर के अंदर में ब्लास्टिंग के दौरान या ब्लास्टिंग के समय आपको नहीं रहना है, ना कोई मशीनरी ना कोई मैन। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग से ये चारों में से कौन सा टर्म आपका रिलेट नहीं करता है। तो आपका बॉक्स कट, जब हम लोग माइन को ओपनिंग करते हैं ना, माइंस को स्टार्ट करने के लिए ओपन कास्ट में सबसे पहले जो हम लोग कट करते हैं वो बॉक्स कट ही करते हैं। एक जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा आपका माइन बाउंड्री है, तो हम लोग जो स्टार्टिंग करते हैं जहाँ से हमको, जहाँ पर कोयला हमारा सबसे पहले मिल जाए वहाँ पे हम लोग उस जगह पे हम लोग बॉक्स कट करते हैं। तो हम लोग एकदम एक टाइप का बॉक्स कट करते हैं और पूरा काटने के बाद फिर इसको धीरे 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 ये चारों तरफ से हम लोग फिर बढ़ाते जाते हैं, ये बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है और फिर हम लोग बेंच वाइज नीचे जाते जाते हैं और फिर हम लोग कोयला मिल जाता है, फिर कोयला का एक्सट्रैक्शन करते हैं। दैट इज कॉल्ड बॉक्स कट, जो आपका पहला कट होता है ओपन कास्ट माइंस को चलाने के लिए। ये हो गया निम्नलिखित में से, तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है, तो आपका बॉक्स कट तो आपका ओपन कास्ट का है। हाईवॉल भी आपका बॉक्स कट का ही वर्ड है। हाईवॉल क्या होता है कि यदि बेंच का हाइट आपका बहुत ज़्यादा हो जाए, बेंच का हाइट बहुत ज़्यादा हो जाए और यदि वो इंक्लाइन में ना हो, यदि आपका लगेगा कि वो यदि गिर सकता है, दैट इज कॉल्ड हाई वॉल, बहुत अधिक ऊंची दीवार। ये हो गया क्रेस्ट, जो आपका सबसे ऊपरी सिरा होता है, दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट। तो ये आपका ओपन कास्ट का, ये भी आपका ओपन कास्ट का, ये बेंच से रिलेटेड, ये समझ गए। जो विंज है ना, ये आपका अंडरग्राउंड का वर्ड है। अब अंडरग्राउंड में कहा, अंडरग्राउंड में ये मेटल माइंस का वर्ड है। अंडरग्राउंड में मेटल माइंस का वर्ड है। जिस तरह हम लोग कोल माइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम लोग डीप और हम लोग एक पढ़ते हैं राइज। उसी तरह आपका मेटल माइंस में क्या होता है कि जो आपका डीप होता है ना, वहां पर हम लोग डीप नहीं पढ़ते हैं, वहां पर हम लोग विंज पढ़ते हैं, और जो राइज होता है उसको पढ़ते हैं हम लोग रेज, ओपन कास्ट का टर्म में। तो विंज क्या हो गया आपका अंडरग्राउंड का वर्ड है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नहीं होगा, मतलब हम लोग इस पे हम लोग टिक आउट करेंगे। 11 नंबर हो गया। आते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज पर प्रोविजन हाउ मच ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्रोवाइडेड टू माइन वर्कर। तो माइन वर्कर को ड्रिंकिंग वाटर कितना दिया जाता है। देखिए माइन वर्कर को क्या है, जनरली आपको 8 घंटे के शिफ्ट में पर आदमी आपको 2 लीटर पानी देना ही देना है। लेकिन यदि वेट बल्ब टेम्परेचर यदि आपको 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, उस कंडीशन में आपको पानी 3 लीटर देना है एक आदमी पे पर शिफ्ट। ये आप समझ गए। इसमें क्या हो जाएगा, एज पर प्रोविजन हाउ मच ड्रिंकिंग वाटर कितना दिया जाएगा आपको, 2 लीटर पर पर्सन। इसी जनरली अंडरग्राउंड केस में 2 लीटर या 3 लीटर का बोतल दे दिया जाता है कि मतलब कि सिर्फ पानी देना ही जरूरी नहीं है, बहुत कोई भी अंडरग्राउंड में वही चलता है, बोतल दे दिया उसमें हम लोग पानी भर के लोग आराम से लेके चलते हैं। ये हो गया। 3 लीटर किस केस में देना है, मैंने आपको बताया कि जब वेट बल्ब टेम्परेचर WBT जब 30 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाए तो आपको पानी कितना देना है, 3 लीटर पर पर्सन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, हालांकि इसके बारे में बृहद चर्चा है। ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का एक वीडियो है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का एक कंप्लीट वीडियो है, ये रूल्स का है। उसमें ड्रिंकिंग वाटर के बारे में सारा चीज़ चर्चा की है और हम लोग सैनिटेशन को भी चर्चा की है। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर में आपका और एक चीज़ था कि हम लोग को पानी को मैकेनिकली ठंडा करके देना है, किस कंडीशन में, इसमें भी उसमें वो चीज़ बताया गया है। उसके बाद क्या है, ड्रिंकिंग वाटर का जो नल होगा जहाँ से हम लोग पानी को भरते हैं, वो आपका किसी भी यूरिनल से कितना मीटर दूर होना चाहिए, इसके ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। उस वीडियो को देख के आप हमको बताइएगा कि कोई भी ड्रिंकिंग वाटर का जो आपका नल रहेगा वो किसी यूरिनल से मिनिमम कितना मीटर दूर रहेगा, ये आपके लिए क्वेश्चन रहा। उसमें आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक दे दूंगा, जाके आप देखिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अगला आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ माइन वेयर 1600 पर्सन आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। जहाँ पर 1600 पर्सन आपका ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है, वहाँ पर आपका नंबर ऑफ, यहाँ थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया है, वर्कमैन इंस्पेक्टर, नंबर ऑफ WI आपका कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था, WI पर भी एक आपका कंप्लीट वीडियो, वो जाके आप देख सकते हैं, इसमें चर्चा नहीं करेंगे। तो WI क्या है, मैंने आपको बताया था कि आपका 1500 तक, मैंने आपके साथ चर्चा किया था कि 1500 तक आपका 3 गो होता है क्या, WI 1500 तक 3। और फिर बताया था मैंने कि 1501 से लेके 2500 तक कितना होता है, 4 WI। फिर आपका 2501 से लेकर आपका 3500 तक कितना हो जाएगा, 5 WI। क्वेश्चन क्या पूछा है, 1600 किस में आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा क्या नहीं, 1600 किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो 1600 इसमें आ जाएगा तो कितने WI, 4 WI। अब इसमें टिक आउट कर लिया, है ना आसान।
आते हैं अब अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द कैप लैंप यूज्ड इन अ माइनर्स इज, जो कैप लैंप होता है, जो माइनर्स हम लोग माइनर्स जो यूज़ करते हैं वो क्या होता है। तो मैंने आपको इसके बारे में चर्चा किया था कि जो कैप लैंप जो होता है वो आपका इंट्रिंसिकली सेफ भी होता है और फ्यूज प्रोटेक्टिव भी होता है। अब आपको कौन ला आप यूज़ कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आगे क्या था, आगे फ्यूज प्रोटेक्टिव यूज़ होता था, उसमें सिल्वर फ्यूज यूज़ होता था, ठीक है। इस अब क्या है, अब जो आने लगा है वो आपका इंट्रिंसिकली सेफ आने लगा है। तो आपका क्वेश्चन पेपर में आपका क्या ऑप्शन दे रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या दिया, यहाँ पर आपका फ्यूज प्रोटेक्टिव बारे कहीं पर है नहीं, तो आपको डायरेक्ट क्लियर कर दिया है। इसमें एक ही ऑप्शन आपका दिया हुआ है इंट्रिंसिकली सेफ, तो आप इसमें टिक आउट कीजिएगा, ये आपका आंसर रहेगा। ये आप समझ गए। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट इन ओपन कास्ट माइनिंग, मतलब ओपन कास्ट माइनिंग में सबसे डिफिकल्ट काम क्या है। ये क्वेश्चन भी आपका माइनिंग सर्जन में पूछा जा चुका है। ओपन कास्ट माइनिंग में जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है ना, वो आपका लैंड को एक्वायर करना और लोगों को रिहेबिलिटेट करना। लैंड को एक्वायर करना मतलब क्या होता है कि जहाँ पर लोग रहते हैं, यदि वहाँ पर कोयला है तो हमको वहाँ से लोगों को हटाना पड़ेगा, फिर हम लोग वहाँ पर ओपन कास्ट माइनिंग चलाएंगे। तो लोगों को हटाना सबसे बड़ा लेंदी काम होता है। कारण ये है ना कि वो अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता और वो अपनी जगह से उनका एक अलग ही लगाव रहता है। लोगों का एक अपना ही एक ग्रुप होता है, उस चीज़ को उन लोग छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। उस ज़मीन से उनका अपना मोह होता है, वहाँ पे जो घर बने रहते हैं उस पर उनका प्यार, उनका लगाव, उनका मोह जुड़ा हुआ रहता है। यही कारण है कि वो अपने घर और जो उसमें खेती कर रहे हैं वो खेत और उनके अगल बगल के सभी पड़ोस को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जो संस्कृति और जो आचार व्यवहार डेवलप हो गया, ये सारा चीज़ को उन लोग जल्दी से छोड़ना नहीं चाहते हैं। बजाते आप उसके बदले में आप कितनी ही राशि उसको क्यों ना ऑफर कर दे, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि ओपन कास्ट माइनिंग हम लोग जब चलाते हैं ना, तो लोगों को रिहेबिलिटेट करना, वहाँ से हटाना और लैंड को एक्वायर करना, ये बहुत कठिन काम होता है, सबसे मोस्ट डिफिकल्ट काम। तो इसमें क्या हो गया, तो लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क इन ओपन कास्ट माइनिंग। तो आपका ये आप टिक आउट कीजिएगा। मैन पावर बहाली आप नहीं कर सकते। मैन पावर रिक्रूटमेंट, एक बार आप पेपर में कोई वैकेंसी यदि पता चलेगा कि इतना अभी बेरोजगारी है कि आप 10,000 वैकेंसी निकालें तो 1 लाख आदमी पहुंच जाएगा। कस्टमर सिलेक्शन, कस्टमर आपको जिसको बेचना है, कोयला का अभी बहुत ज़्यादा डिमांड हमारे देश में चल रहा है। यहाँ तक कि हमको इंडोनेशिया से इंपोर्ट करना पड़ता है कोयला हमको मंगाना पड़ता है। तो सोचिए कि कोयला कितना डिमांड है। तो अभी के टाइम में आपको ग्राहक को खोजने के लिए, कस्टमर को खोजने के लिए आपको किसी प्रकार का बस कोयला निकालिए, आपको कस्टमर अपने आप मिल जाएगा। ये भी उतना टफ नहीं है, ग्रिड बेल्ट वेजिटेशन इतना टफ नहीं है। मैन पावर रिक्रूटमेंट आपको इतना लिए टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है आपका, द अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल कैन बी गिवन बाय, मतलब क्या है कि हम लोग जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग का जो सबसे पहला जो इंडिकेशन होता है वो क्या होता है। हम लोग इसको ये क्वेश्चन बहुत बार आपका गेस्ट टेस्टिंग का एग्जाम आपका पूछा हुआ है। जब आपका इंटरव्यू लिया जाता है गेस्ट टेस्टिंग का एग्जाम में, तो पूछा जाता है कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग का जो सबसे पहला जो इंडिकेशन होता है क्या होता है। स्वेटिंग होता है, पानी का जमा होने लगता है। इस तरह हम लोग का शरीर में पसीना निकलता है ना, उस प्रकार पानी आपका जो कोयला का जो सरफेस है ना, उसमें आपको पानी लटका हुआ मिलेगा। मतलब उस टाइप का आपको दिखेगा, जिस तरह हम लोग पसीना हमारे शरीर पे, बॉडी पे रिश्ता है ना और एक जगह जमा हो जाता है, उस टाइप का आपको स्वेटिंग दिखेगा। किसमें, कोल सीम पे दिखेगा, जो आपको कोयला एक्सपोजर है उसमें दिखेगा। तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर क्या है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, स्वेटिंग। याद रखिएगा, मेकिंग CO2 आपका होगा नहीं। जो अर्लीस्ट जो इंडिकेशन है वो आपका स्वेटिंग है, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। ये बाद का जो ऑप्शन जो है वो आपको बाद में देखिएगा। द ग्रेड विच इज अवेलेबल फॉर माई प्रॉपर्टी आफ्टर एक्चुअल माइनिंग। क्वेश्चन देखिए हिंदी में क्या है कि हिंदी आपको थोड़ा कठिन लगेगा, इंग्लिश को ही आप समझ के थोड़ा सा आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने की कोशिश कीजिएगा। तो द ग्रेड विच इज अवेलेबल फ्रॉम अ प्रॉपर्टी आफ्टर एक्चुअल माइनिंग इज, मतलब क्या होता है कि खनन करने के बाद, हम लोग माइनिंग करने के बाद जो कोयला निकलता है उस कोल को हम लोग क्या बोलते हैं, रन ऑफ माइन कोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रन ऑफ माइन कोल, ROM बोलते हैं। याद रखिएगा, ROM कोल बोलते हैं, या फिर रन ऑफ माइन ग्रेड भी बोलते हैं। वो जो कोयला का यदि ग्रेड पूछा जाए तो रन ऑफ माइन ग्रेड बोलते हैं। कोयला पूछा जाए कौन सा कोयला बोलते हैं तो रन ऑफ माइन कोल बोलते हैं। कोल पूछा जाए तो कोल लगाना है, ग्रेड पूछा जाए तो कौन सा ग्रेड का होता है तो आपको ROM ग्रेड बोलते हैं। ये हो गया। तो इसमें आपको देखना है कहाँ पर ROM ग्रेड लिखा हुआ है। देखिए आपको रन ऑफ माइन ग्रेड लिखा हुआ है, आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। ये आप समझ गए। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि द टर्म रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इज रिलेटेड विद, RF किससे रिलेटेड है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। जो RF है आपका जो प्लान से है, जिसमें प्लान हम लोग जनरली 2000:1 पे जो हम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड RF। तो क्या हो जाएगा आपका माइन प्लान से ये आपका बिलोंग्स करता है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है,
क्वालिफिकेशन है टेकन प्लेस इन ऑर्डर, जो कोयला जो बना है, कोयला बनने का क्रम क्या है, इस पे भी हम लोग एक अच्छे से वीडियो आपके साथ चर्चा किए हैं। शायद किसी में एक बीच में क्वेश्चन आया था, उसमें आपके साथ चर्चा किया था। सबसे पहले आपका वुड बना था, उसके बाद पीट, उसके बाद आपका लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद आपका सब बिटुमिनस, उसके बाद आपका बिटुमिनस, उसके बाद आपका एंथ्रासाइट। ये कोल का प्रोसेस है। सबसे पहले आपका वुड, फिर पीट बना, फिर लिग्नाइट बना, फिर सब बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट। ये कंप्लीट है। अब आपको देखना है यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपका ऑप्शन नहीं, 4 ही गुम आपका दिया हुआ है। 4 में दिया हुआ है। मेनली क्या पकड़ा है, एंथ्रासाइट को पकड़ा है, और आपका क्या पकड़ा है, बिटुमिनस को, 2 हो गया, एक लिग्नाइट पकड़ा है, 3 हो गया, और एक आपका पीट पकड़ा है, 4 हो गया। तो बाकी इसको भी इसमें नहीं दिखाया गया, लेकिन ये कंप्लीट यही होता है। तो आपको देखना है क्या, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। आपको देखना है कहाँ पर लिखा हुआ है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। ये आपका हो गया। ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। ये आप समझ गए। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। ग्राविमेट्रिक सैंपलर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो ग्राविमेट्रिक डस्ट सैंपलर होता है वो किस प्रिंसिपल काम करता है, वो आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे काम करता है। हालांकि वो बहुत स्पीड इसको ऑपरेट किया जाता है। स्पीड ऑपरेट करने के बाद क्या होता है कि वो डस्ट को क्या करता है, फिर कलेक्ट कर लेता है। कलेक्ट करने के बाद फिर उसको हम लोग विश्लेषण एनालाइज करने के लिए भेज देते हैं। आगे आता है अगला क्वेश्चन, बर्डन इज द डिस्टेंस बिटवीन, बर्डन किसके बीच की दूरी कहते हैं। हम लोग इस पे भी एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया है कि जो आपका, जैसे कि मान के चलिए ये आपका एक बेंच है, ये आपका इधर आपका फ्री फेस है, ये आपका फ्री फेस है, ये आपका क्या है, होल है। जो आपका होल और जो आपका फ्री फेस है ना, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, दैट इज कॉल्ड बर्डन। और आपका ये होल और ये होल, मतलब कोई भी 2 होल का बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिंग। तो क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेसिंग बोलते हैं। तो स्पेसिंग और बर्डन आप समझ गए। तो फ्री फेस और जो आपका पहला जो रो है होल का, उसका बीच का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड आपका बर्डन। आपको देखना है बर्डन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट रो, लास्ट रो आपको होगा नहीं, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो होगा नहीं, फर्स्ट रो एंड एज लाइन ऑफ बेंच, ये आपका हो गया। अब आप लोगों का बहुत कंफ्यूजन ये होगा कि फर्स्ट रो और सेकंड रो के बीच का भी हम लोग बर्डन बोलते हैं। क्या होता है कि जब ब्लास्टिंग हम लोग करते हैं, सबसे पहले ये ब्लास्ट होता है। जब ये ब्लास्ट हो जाता है तब क्या होता है कि ये इस लाइन में जितने भी होल है उसके लिए फ्री फेस हो जाता है। फ्री फेस हो जाता है क्या नहीं। इसलिए एग्जैक्ट जो आंसर इसका है ना, वो आपका पहला फ्री फेस और आपका जो पहला होल का लाइन है उसके बीच का डिस्टेंस को, दैट इज कॉल्ड आपका बर्डन। किसी बुक में आपको ये मिलेगा कि आपका पहला रो का जितने भी होल हैं और आपका सेकेंड रो का जितने भी होल है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको भी हम लोग बर्डन बोलते हैं। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब होल ब्लास्ट होता है तो आपका पहला वाला जो होल है वो सबसे पहले ब्लास्ट होता है। जब पहला वाला, ऐसा नहीं कि आपका ये आगे ब्लास्ट हो गया। जब ये ब्लास्ट होता है ना, तो क्या होता है कि ये आपका ब्लास्ट होने के बाद ये तो फ्री फेस बन गया, तब ये क्या हो जाता है, ये आपका पहला रो जाता है। इसीलिए इसको लिखा गया है कि आपका जो पहला रो है और आपका फ्री फेस उसके बीच का डिस्टेंस को, दैट इज कॉल्ड आपका बर्डन। ये समझ गए। एकदम हूबहू इसी तरह क्वेश्चन जाता है। बहुत कोई कंफ्यूज करेगा कि सर फर्स्ट रो सेकंड रो को ही बोलेंगे। हाँ, एकदम बोलते ही बोलते हैं, ऐसा बात नहीं। उस केस में क्या, जब ये आपका ब्लास्ट हो जाता है तब। समझ गए बात को। ये आपका डेप्थ तब आपका होल होगा नहीं। कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसमें चारों में से परफेक्ट आंसर यदि बोलिएगा ना तो आपका ये है। हालांकि इसमें और इसमें आप कंफ्यूज कीजिएगा। ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, लेकिन दोनों में आपको कौन ज़्यादा सबसे ज़्यादा सही है, आपका ये। लेकिन यदि ई ऑप्शन में आपको लिख देता, ई ऑप्शन में लिख देता कि बी एंड सी बोथ, तो आप इसमें मारिएगा। समझ गए। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ ब्लास्टिंग विच फैक्टर इज कैलकुलेटेड। हम लोग को ब्लास्टिंग का परफॉर्मेंस यदि मेजर करना है कि ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस अच्छा है या खराब है, किसके द्वारा करते हैं, तो आपका पाउडर फैक्टर के द्वारा। पाउडर फैक्टर क्या है कि हम लोग 1 kg एक्सप्लोसिव यूज करते हैं तो उसमें कितना टन कोयला टूट रहा है, कम टूट रहा है, ज़्यादा टूट रहा है, ज़्यादा टूट रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस है वो अच्छा है। और हम लोग यदि 1 टन यदि बारूद यूज़ कर रहे हैं और जितना हम लोग सोचे थे कि इतना टूटना चाहिए उतना नहीं टूट रहा है, कम टूट रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो परफॉर्मेंस, आपका जो ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस है वो आपका क्या है, खराब है। इसी से किससे हम लोग पता करते हैं, पाउडर फैक्टर से। ये आप समझ गए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में क्या बोला जा रहा है, वाइल ब्लास्टिंग इन हॉट स्टार्टर द टेम्परेचर ऑफ होल शुड नॉट एक्सीड। हम लोग यदि हॉट स्टार्टर में यदि हमको ब्लास्टिंग करना हो तो किसी भी होल का जो आपका टेम्परेचर है वो आपका 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। 80 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया तो हम लोग होल को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये आप समझ गए।
आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे, फ्लाई रॉक ड्यूरिंग ओपन कास्ट ब्लास्टिंग इज कंट्रोल्ड बाय। फ्लाई रॉक को हम लोग कंट्रोल कैसे करते हैं? अब कुछ पूछेगा फ्लाई रॉक होता है क्या, कि जब हम लोग ओपन कास्ट माइंस में जब ब्लास्ट करते हैं तो क्या होता है, पत्थर तोड़ के, मतलब जैसे एक्सप्लोसिव जब फूटता है तो पत्थर बहुत दूर दूर तक उड़ के चले जाते हैं। पत्थर उड़ के चले गए, मतलब क्या, फ्लाई करके चले गए। कौन? रॉक। रॉक क्या हो गया? फ्लाई करके चला गया दूर दूर तक, दैट इज कॉल्ड फ्लाई रॉक। तो फ्लाई रॉक होने से क्या होगा कि मान के चलिए आपका डेंजर जोन तो 500 मीटर है, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका फ्लाई रॉक बना और बहुत ज़्यादा उसका इंटेंसिटी हो तो क्या हो जाएगा, वो 500 मीटर को भी क्रॉस कर जाएगा। और 500 मीटर को यदि क्रॉस कर गया तो क्या हो जाएगा फिर, कि वहाँ पर यदि कोई मैन मशीनरी उसको डैमेज करेगा। यदि 500 मीटर के अंदर भी कोई सामान छूट जाए तो उसको भी डैमेज कर सकता है। किसी मशीनरी को हम लोग नहीं कर पाए, उसको किसी अच्छे जगह में उसको रिप्लेस या प्लेस नहीं कर पाए तो हम लोग क्या हो सकता है, उसको हम लोग वो डैमेज हो जाएगा। तो फ्लाई रॉक ना बने। और उसके बाद क्या है कि फ्लाई रॉक बनने से क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो वाइब्रेशन क्रिएट होने से क्या होता है कि आपका अगल बगल के जितने भी एरिया है, जो घर वगैरह बने हुए हैं, उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। ये चीज़ है। तो इसीलिए क्या क्या कहा जाता है कि आपका यदि माइंस के अगल बगल में कोई गांव है तो आपको फ्लाई रॉक बहुत कम बने, ऐसा आपको ब्लास्टिंग करना है। तो क्या होता है, बहुत जगह में क्या बोला जाता है कि आपको मफल ब्लास्टिंग किया जाता है। मफल ब्लास्टिंग होता है क्या, कि ऊपर में आपको झाँप देते हैं किसी चीज़, चाहे वो सैंड का बोरी हो या फिर आपका वायर का नेट हो। तो जनरली हम लोग वायर का नेट देखे हैं कि वो आपको वायर का नेट दे दिया जाता है, उसमें कम एक्सप्लोसिव यूज़ किया जाता है और ओनली फॉर क्रैक डेवलप किया जाता है। जब क्रैक डेवलप किया जाता है ना, देखिए आप यदि बेटर फ्रेगमेंटेशन चाहते हैं, आप एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में आप यदि ओबी को चाहते हैं या कोल को चाहते हैं तो आपका फ्लाई रॉक क्रिएट होगा। लेकिन मफल ब्लास्टिंग में क्या होता है ना, ओनली फॉर क्रैक डेवलप होता है लेकिन अच्छे फ्रेगमेंटेशन आपको नहीं मिलता है। ये आपका इसका डिसएडवांटेज है। एडवांटेज इसका क्या है कि आपका ओनली क्रैक डेवलप करता है, वाइब्रेशन कम होता है। वाइब्रेशन कम होता है तो क्या था, अगल बगल के जो गाँव में जो घर बने हुए हैं उसमें आपका घरों को कोई किसी प्रकार का आपका डैमेज नहीं करता है। तो मफल ब्लास्टिंग ये आपका ओपन कास्ट में इसका बहुत बड़े मात्रा पर अभी भी यूज़ किया जाता है। मफल ब्लास्टिंग क्या हो गया कि जैसे कि आपका ये होल है ना, तो होल के ऊपर में क्या होता है कि आपका सैंड का बोरी रख देगा, तो क्या होगा कि इससे जैसे आपका जो प्रेशर डेवलप होगा ना, वो आपको बोरी कम करके रखेगा। ये हो गया। दूसरा क्या है, वायर का नेट दे देते हैं। वायर का नेट दे देते हैं। तो वायर का नेट दे देने से क्या होता है कि कोई पत्थर यदि उड़ेगा तो उसको वायर दबा के रख देगा, वो कुछ ज़्यादा दूर तक जाने नहीं देगा। निकाल रहे हैं तो आपका 1 मीटर क्यूब से अधिक नहीं, 1 मीटर क्यूब से अधिक आपका गैस निकलना नहीं चाहिए। 1 मीटर क्यूब से अधिक नहीं, ये हो गया। और 1 मीटर क्यूब से अधिक लेकिन आपका 10 मीटर क्यूब तक यदि गैस निकल रहा है तो हम लोग बोलेंगे सेकंड डिग्री, या आपका फर्स्ट डिग्री। थर्ड डिग्री के स्थिति में क्या है, थर्ड डिग्री में आपका 1 टन कोयला निकालने में यदि 10 मीटर क्यूब से अधिक यदि गैस निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड थर्ड डिग्री की स्थिति। तो आपको कहाँ लगाना है, आपको 10 मीटर क्यूब पर टन कोयला आप निकाल रहे हैं तो उसमें कितना गैस निकल रहा है, 10 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड थर्ड डिग्री ऑफ गैसेस। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री पे बहुत अच्छे तरीके से मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ। आप डेफिनेशन वाला वीडियो पे जा सकते हैं। आप डेफिनेशन वाला वीडियो में जाकर आपके साथ मैं अच्छे तरीके से चर्चा किया हूँ, फर्स्ट डिग्री क्या है, सेकंड डिग्री क्या है, थर्ड डिग्री क्या है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रिपोर्टेबल इंजुरी मीन्स एनी इंजुरी अदर देन सीरियस इंजुरी। सीरियस इंजुरी के अलावा ऐसा कोई इंजरी जो रिपोर्टेबल इंजरी हो, विच इज इन्वॉल्व द इन्फोर्स एब्सेंस, जो आपको छुट्टी में रहने के लिए इन्फोर्स करता है ऑफ इंजर्ड पर्सन को फ्रॉम वर्क ऑफ अ पीरियड, में कितना समय तक आपको फोर्स करता है कि आप अभी ड्यूटी नहीं जा सकते, आपका बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेबल इंजरी। लेकिन वो टाइम बाउंडेशन क्या है, 72 घंटे या उससे अधिक, 72 घंटे या उससे अधिक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टेबल इंजरी। या आप समझ गए। आते हैं अगला क्वेश्चन पे 29 पे। 29 में क्या बोला गया है, कोल सीम आर नॉर्मली फाउंड इन, जो कोल सीम है वो आपका नॉर्मली कौन सा आपका रॉक का टाइप में पाया जाता है, तो आपका सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। कोल जो आपका आता है वो सेडिमेंट्री रॉक में आता है। आगे आते हैं, इन कंटिग्यूअस सीम मीन्स द पार्टिंग बिटवीन टू सीम्स इज विद इन, मतलब जो कंटिग्यूअस जो सीम है उसके बीच का पार्टिंग कितना से कम होता है। जनरली क्या है, देखिए कंटिग्यूअस जो सीम है आपका, कंटिग्यूअस सीम किसको बोलते हैं, यदि कोई दो सीम, मान लीजिए ये कोई सीम है कोल सीम और ये कोई कोल सीम है, और दोनों का बीच का पार्टिंग, ये आपका पार्टिंग है 9 मीटर या
उससे कम, मतलब 9 मीटर से कम। 9 मीटर यदि या उससे कम यदि दो सिम का बीच का पार्टिंग हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिग्यूअस सिम। और यदि उस पर कोई वर्किंग चला रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड कंटिग्यूअस वर्किंग। तो कंटिग्यूअस वर्किंग के लिए हमको किससे परमिशन लेते हैं हम लोग? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। जब हम लोग कंटिग्यूअस वर्किंग चलाते हैं, मान के चलो कोयला इधर काटते काटते और निकालना है, कोयला को काटते फिर इधर निकालना है, फिर इधर निकालना है, तो यदि काटते काटते हम जाएंगे दोनों सिम की और एक दूसरे का, तो किसी भी कंडीशन में इसका बीच का पार्टिंग आपका 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये भी याद रखिएगा, 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये आप समझ गए? आते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? 9 मीटर। एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बीच का पार्टिंग लिखा हुआ है 9 मीटर से कम, तो 9 मीटर या 9 मीटर से कम होता है, याद रखिएगा। 9 मीटर या 9 मीटर से कम का बीच का यदि पार्टिंग हो दैट इज कॉल्ड कंटिग्यूअस सिम। आगे आते हैं, जॉइनिंग ऑफ 2 रोप्स इज कॉल्ड। 2 रोप को जोड़ने का जो विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग उसको रोप स्प्लाइसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोप स्प्लाइसिंग बोलते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? एक्सप्लोसिव इज स्टोर्ड एट, मतलब एक्सप्लोसिव हम लोग कहाँ स्टोर कर रखते हैं? एक्सप्लोसिव को हम लोग हमेशा मैगजीन में स्टोर कर रखते हैं। नोटिस ऑफ सीरियस एक्सीडेंट इन इज गिवन इन फॉर्म, मतलब सीरियस एक्सीडेंट का नोटिस हम लोग किस फॉर्म में देते हैं? तो हम लोग फॉर्म 4A में देते हैं। किस में देते हैं? फॉर्म 4A में देते हैं, 24 घंटे के अंदर, याद रखिएगा 24 घंटे के अंदर हम लोग फॉर्म 4A में देते हैं। ये आप समझ गए। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ डस्ट दैट गवर्न्स इट्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इज, मतलब जो आपका जो डस्ट है वो हम लोग कौन सा चीज हमको, ये चारों चीज में हमको वो इफेक्ट करता है। तो बताइए डस्ट का कलर हमको इफेक्ट करता है क्या? डस्ट का कलर से हमको कोई लेना देना नहीं, किसी भी कलर का रहे। डस्ट का स्पीड किस स्पीड से डस्ट बन रहा है, डस्ट का साइज और डस्ट का स्मेल। इसमें अब मैं आपको बताना चाहता हूँ डस्ट का जो साइज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हालांकि डस्ट का कलर भी पैरामीटर है, डस्ट का किस स्पीड से डस्ट जनरेट हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि मुख्य पैरामीटर इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है? तो आपका डस्ट का साइज है, कि डस्ट का साइज उसका क्या है। यदि डस्ट का साइज 5 माइक्रोन से कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका रेस्पिरेबल डस्ट हो जाएगा। फिर जब वो रेस्पिरेबल डस्ट हो जाएगा, जब आपका वो रेस्पिरेबल डस्ट हो जाएगा तो हमारे फेफड़े में जाकर चिपक जाएगा, और फेफड़े में जाकर चिपक जाएगा तो न्यूमोकोनियोसिस प्रकार का, सिलिकोसिस प्रकार का हम लोग क्या हो जाएगा? बीमार पड़ जाएंगे। तो यही है कि आपका डस्ट का साइज को देखा जाता है कि डस्ट का साइज किस प्रकार का आपका जनरेट हो रहा है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन अंडरग्राउंड माइंस शुड नॉट बी लेस देन, ये भी आपका गेस्ट टेस्टिंग में बहुत बार पूछा हुआ है कि ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन आपका अंडरग्राउंड माइंस में कितना होना चाहिए? आपका कम से कम 19% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कम से कम आपका 19% से कम आपका होना ही नहीं चाहिए, याद रखिएगा 19% से अधिक होना चाहिए। ये हो गया। जियोथर्मल ग्रेडियंट इन इंडियन कोलफील्ड्स इज अबाउट, जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या होता है कि यदि हम लोग सरफेस से सेंटर की ओर जाएंगे तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है। इसमें क्या बताया गया है कि कितना नीचे जाएंगे तो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऐसा देखा गया है कि जो इंडिया का जो आपका कोलफील्ड्स है उसमें क्या होता है कि यदि 38 मीटर 38 मीटर यदि हम लोग डाउन जाएंगे, पृथ्वी के तरफ जाएंगे, केंद्र की ओर जाएंगे, तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस जो आपका टेम्परेचर वो आपका इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज कर जाता है मतलब बढ़ जाता है। तो 1 डिग्री सेल्सियस 38 मीटर में आपका, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। डस्ट जनरेशन में बी रिड्यूस्ड बाय ड्रिलिंग, हम लोग डस्ट जनरेट को कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? देखते हैं ऑप्शन। विद ब्लंट बीट। ब्लंट बीट का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा भौता बीट है, मतलब एकदम धारदार नहीं है, उससे सबसे ज़्यादा डस्ट बनता है। डिपेंड करता है कि आपका जो ड्रिल बीट है ना वो आपका कितना उसमें शार्पनेस है। यदि शार्पनेस आपका बहुत ज़्यादा रहेगा ना तो आपका डस्ट सबसे कम क्रिएट होता है, याद रखिएगा। तो आपको देखना है कहाँ पर लिखा हुआ आपका शार्प बीट, आपका ऑप्शन डी। शार्प बीट से आपका डस्ट सबसे कम जनरेट होता है। ये आप समझ गए। तो 38 नंबर हो गया। 40 में क्या बोला जा रहा है? इन सरफेस माइन ए बॉक्स कट इज डिफाइंड एज। बॉक्स कट क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि ओपन कास्ट माइन को चलाने के लिए सबसे पहला जो कट किया जाता है सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड बॉक्स कट। ये हो गया। सबसे पहला कट कहाँ देखना है? द फाइनल कट आपको होगा नहीं, एनी कट आपको होगा नहीं। द कट एक्सटेंड होल रोड को बढ़ाने के लिए जो हम लोग कट करते हो आपको होगा नहीं। द इनिशियल कट मेड टू ओपन अ कट, कोई भी खदान हमको खोलना है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इनिशियल जो आपका पहला जो कट काटते हैं दैट इज कॉल्ड बॉक्स कट। ये आप समझ गए।
इस प्रकार हम लोग आपके साथ 40 क्वेश्चन डिस्कस किए और ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। मैं आप लोगों के साथ अगला वीडियो में इसका जो बाकी बचे जो क्वेश्चन वो डिस्कस करूंगा। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अभी जो आपका NCL का जो माइनिंग सरदार का एग्जाम हुआ, जो ऑनलाइन जो आपका जो एग्जाम हुआ, इसमें आपका जो क्वेश्चन का जो आपका जो ये लेवल है, इस लेवल को आपको पार कर गया है। इसीलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा अच्छे से पढ़िए, चाहे वो DA देशमुख का बुक हो, रेगुलेशंस हो, रूल्स हो, एक्ट हो या फिर सर्कुलर हो, ये सारी चीज़ को आप एकदम अच्छे तरीके से, जितना भी पढ़े अच्छे तरीके से पढ़िए, ताकि आपका एग्जाम में आपका जो क्वालिफाई हो वो कंफर्म हो जाए। मैं आप लोगों के साथ फिर मिलूंगा अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। अभी तक के लिए जय हिंद दोस्तों।